हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने आप लोगों से साइंस का साउंड चैप्टर डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लें। अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। तो जब हम किसी प्लांट्स को ग्रो करते हैं और सिर्फ लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं और सिर्फ हम एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो क्रॉप्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि वीट क्रॉप्स को आप ग्रो कर रहे हो तो सिर्फ वीट के ही क्रॉप्स को आप लार्ज स्केल पे जब ग्रो कर रहे हो तो वो कहलाएगा वो क्रॉप्स। ठीक है। अब आपने क्रॉप्स को दो सीजन्स के बिहाफ पे दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है। एक है हमारा खरीफ, दूसरा है हमारा राबी क्रॉप्स। चलिए देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। ऐसे क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन्स, दैट मीन्स जून टू सितंबर हमारे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, वो खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ओके। राबी क्रॉप्स क्या है? ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन हमारा है अक्टूबर टू मार्च। तो ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन, दैट मीन्स अक्टूबर टू मार्च ग्रो किया जाता है, वो कहलाता है हमारा राबी क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड्स। अब ध्यान देने वाली बात है कि दो ऐसी चीज, पल्सेस और वेजिटेबल्स जो हैं, वो हमारे समर सीजन में बहुत सारे प्लेसेस में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। अब आपने ये देखा कि दो सीजन्स के बिहाफ पे हमने दो कैटेगरी में हमने क्रॉप्स को ग्रो कर रखा है। ठीक है। और उसके एग्जांपल्स आपने देखे। ये क्वेश्चन सीटेड ने कई बार एग्जांपल्स डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है और डायरेक्ट सीजन्स के बारे में पूछते हैं, तो इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी प्लांट्स होती हैं, जब हम उनको ग्रो करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, फिर हमें क्या करना होता है, उसमें सोइंग करनी होती है, यानी उसके अंदर सीड्स को डालना होता है। फिर उसको हेल्दी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम जो है उसके अंदर डालते हैं। ठीक है। फिर हम उसको इरिगेट करते हैं। फिर वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टेप्स लेते हैं। फिर हार्वेस्टिंग करते हैं हम। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कहीं पे। तो चलिए देखते हैं इन शॉर्ट वन बाय वन ईच स्टेप्स जो कि क्वेश्चंस में आते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। इस स्टेप में हमें करना क्या होता है, हमें सॉइल को लूज करना होता है। ठीक है। सॉइल को हमें लूज इसलिए करना होता है कि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो डीप जाकर के पेनिट्रेट हो पाए। ठीक है। और ये जो प्रोसेस आप जिसमें आप लूज करते हो या सॉइल को टर्न करते हो, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा टिलिंग और प्लॉइंग। ठीक है। कभी कभी इसी प्रोसेस में सॉइल को प्रिपेयर करते समय ही फार्मर्स क्या करते हैं, इसके अंदर मेन्योर ऐड करते हैं। तो मेन्योर होता क्या है? मेन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे जो है प्लांट्स और एनिमल्स से के वेस्ट से डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है। ठीक है। ये मेन्योर जो होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को मॉइस्ट कर देती हैं, उसमें नमी कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है एक तरह से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। और तीसरी है कि सॉइल जो है वो क्या होगा, प्लांट सॉइल के अंदर डीपली पेनिट्रेट हो पाएगा। ठीक है। अब कुछ हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। क्या क्या है हमारा, तो हमारा जैसे कि हम इसके लिए प्लॉ का यूज करते हैं। ये वुडन बना होता है, वुड का बना होता है, और पहले के टाइम में ज्यादा इसका यूज किया जाता है। नाउ डेज हम क्या करते हैं, हॉई का यूज करते हैं, ये आयरन का बना होता है। ठीक है। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं। फिर अब कल्टीवेशन जो कि ट्रैक्टर्स के थ्रू भी होती हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए आप किन किन चीजों का यूज करते हो, आप प्लॉ का यूज करते हो, आप होई का यूज करते हो, फिर आप जो है सो ट्रैक्टर्स जो होती हैं, ट्रैक्टर्स का यूज करते हो। ठीक है।
अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप है हमारा सोइंग। सोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स को जो है हम क्या करते हैं, सीड्स को हम सॉइल के अंदर देते हैं। ठीक है, सोइंग के प्रोसेस में जो है सो बहुत सारे स्टेप्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा जो प्लांट्स है वो हेल्दी हो, जो हमारी प्रोडक्शन होगी वो हेल्दी हो, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो सीड्स है, जो सीड्स हम सॉइल के अंदर देने वाले हैं, वो सीड्स हमारी हाई क्वालिटी की हो, हेल्दी सीड्स हो। ठीक है, अब इसके लिए जो है फार्मर्स का काम क्या होता है कि सीड्स को, हेल्दी सीड्स को और इन्फेक्टेड सीड्स को सेपरेट करना। तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप हेल्दी सीड्स और इन्फेक्टेड सीड्स को सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, एक फॉर एग्जाम्पल पानी में सीड्स को डाल दिया, एक बकेट लिया या एक मग लिया, उसमें पानी में सीड्स को डाल दिया। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे कि कुछ सीड्स जो हैं उसके अंदर फ्लोट कर रही हैं और कुछ जो सीड्स हैं वो इसके अंदर सिंक कर रही हैं। तो जो सीड्स सिंक कर रही हैं वो आपकी हैं हेल्दी सीड्स। ठीक है, और जो फ्लोट कर रही हैं वो है आपकी इन्फेक्टेड सीड्स। इन्फेक्टेड होने की वजह से वो हॉलो वेट की, लाइट वेट की हो गई है, जिसकी वजह से वो जो है फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। अब इसमें किन किन टूल्स का आप यूज करते हो? तो इसमें आप यूज करते हो सीड ड्रिल्स का। ठीक है, ये आज के दिनों में ज्यादा यूज किया जाता है। पहले के टाइम में जो है कुछ इस तरह से सोइंग के लिए ट्रेडिशनली हम लकड़ी के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू जो है यूज करते थे। ठीक है, तो कुछ टूल्स के बारे में भी हो सकता है हमारे एग्जाम्स में आ जाए, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किन किन स्टेप्स में हम किन किन टूल्स का यूज करते हैं। राइट, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या, थर्ड स्टेप, दैट इज अब सॉइल। हमने क्या किया, पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब हमने क्या किया, उसके अंदर जो है सीड्स को डाल दिया है। ठीक है, अब हमारी जो प्लांट जो हो वो हेल्दी हो, बेटर वे में हो और उनमें न्यूट्रिएंट्स जाती रहे, यही तो हमारा टारगेट होता है। तो हमें क्या करना है, हमारा थर्ड स्टेप है उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। तो चलिए देखते हैं मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कैसे बनता है, ये डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। जब प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, जब वो डीकम्पोज हो जाते हैं, मतलब जब उनमें जो है बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू जो है ये बनता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैन्योर के कौन से, कैटल डंग और प्लांट्स के वेस्ट। ठीक है, ये इसका काम, मैन्योर के कई अपने फायदे हैं, जैसे ये सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है, उसको मॉइस्ट कर देता है। ठीक है, सॉइल की जो टेक्सचर होती है उसको बढ़ा देता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है ये। ठीक है, सॉइल जो है पोरस हो जाती है, रिच हो जाती है, और इससे क्या होता है कि गैसेस के जो एक्सचेंज होते हैं वो इजी हो जाते हैं। ठीक है, मैन्योर्स में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो ज्यादा होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये उतने नहीं होते जितने कि फर्टिलाइजर में होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर हमारा क्या होता है। फर्टिलाइजर जो होती है, मैन्योर तो आपने देखा नेचुरल प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। राइट, अब फर्टिलाइजर क्या है? तो फर्टिलाइजर होता है जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, मैन मेड प्रोसेस है ये, फैक्ट्रीज में केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। अब कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके का मतलब हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो है काफी ज्यादा रिच होती है न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, जो कि मैन्योर में इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। बट अगर फर्टिलाइजर का यूज आपने ज्यादा किया है सॉइल में, तो सॉइल जो है वो हमारी जो है उसमें फर्टिलिटी कम हो जाएगी, वो इनफर्टाइल हो जाएगा। और वाटर पॉल्यूशन के भी एक रीजन होते हैं, फर्टिलाइजर का अगर ज्यादा यूज किया तो वाटर पॉल्यूट हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन का रीजन बन जाता है, और सॉइल जो होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो इनफर्टाइल हो जाता है। गॉट इट? अब ये दो मेथड तो आपने देख लिया कि आपने क्या किया, इसमें मैन्योर ऐड किया और फर्टिलाइजर यूज किया। अब एक और मेथड होता है
सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बनी रहे, वो मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन। अब इसमें क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो सीजन बाय सीजन जो है क्रॉप्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि उसके अंदर पर्टिकुलर किसी एक तरह की न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम ना हो, इसलिए वो सीजन बाय सीजन अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी 3 मेथड है सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिच रहे। एक तो हमने क्या किया, मैन्योर और फर्टिलाइजर को, मैन्योर को ऐड किया, फिर फर्टिलाइजर को यूज किया, और एक और मेथड है क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन, गॉट इट। अब फोर्थ स्टेप है हमारा इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, तो इरिगेशन होता है जिसमें हम क्रॉप्स को रेगुलरली हम वाटर का सप्लाई कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम उसमें क्रॉप्स में वाटर दे रहे हैं। बट ये जो टाइम होती है पानी की, ये फ्रिक्वेंसी जो होती है इरिगेट करने की, वो हर क्रॉप्स में अलग अलग होता है और हर सीजन में अलग अलग होता है, ठीक है। जो टूल्स इसमें यूज करते थे हम इरिगेट करने के लिए, तो 2 तरह के टूल्स हो गए, एक ट्रेडिशनली हम यूज करते थे, अब नाउ डेज मॉडर्न टेक्निक्स जो है, मॉडर्न जो है वो अलग है। तो ट्रेडिशनली हम इसमें मोथ पुली सिस्टम होता था जिसमें कि कुएं से पानी निकालते थे, इस तरह से चेन पंप, थिकली, रात, लीवर सिस्टम, इनका यूज करते थे। अब जो मॉडर्न मेथड्स है उसमें हम यूज करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम का और ड्रिप इरिगेशन का, ठीक है। देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये जब लैंड एकदम अनइवन है ना, उसके लिए बहुत सही है। इसमें क्या होता है कि ये कुछ इमेज आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि मेन पाइप से कनेक्टेड होता है, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है इसमें पाइप्स होते हैं, सब पाइप बने होते हैं जिससे कि पानी निकलता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये यूजफुल है कुछ लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन, इन सब जगहों के लिए ये बहुत ही ज्यादा सही है। ड्रिप सिस्टम क्या है हमारा, ड्रिप सिस्टम जो होता है वो उन रीजन के लिए है जहां पानी बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। ये सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें जो है वाटर वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है रूट्स को पानी मिलता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सिस्टम हमारा कौन सा है इरिगेट करने का, वो है हमारा ड्रिप सिस्टम, ठीक है। नाउ अब हमारा जो स्टेप है वो कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, ये 5th स्टेप है हमारा। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं कभी कभी प्लांट्स, क्रॉप्स को आपने ग्रो किया, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, उनके साथ कुछ अलग टाइप के प्लांट्स जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, वो भी साथ ही साथ ग्रो कर जाते हैं और वो compete कर लेते हैं जो क्रॉप्स हमने ग्रो किया है, उनके वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट, ये सब ले लेते हैं। तो ये जो होती है वो वीड्स कहलाती है, अनवांटेड प्लांट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो हम वीड्स को जो है हमें रिमूव करना होता है सो दैट जो मेन प्लांट्स है, मेन क्रॉप्स है हमारा, उनको प्रॉपर सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस मिल पाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम वीड्स को रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है हमारा वीडिंग। और वीडिंग मतलब वीड्स को रिमूव करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है जब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये जो वीडिंग का प्रोसेस होता है वो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, इसको मैनुअली खुरपी या फिर सीड ड्रिल्स के हेल्प से किया जा सकता है, ठीक है। एक दूसरा मेथड है वीड्स को कंट्रोल करने का, वो है वीडीसाइड्स, ठीक है। क्या है ये वीडीसाइड्स, तो वीडीसाइड्स जो होती हैं वो एक केमिकल्स होती है, लाइक 2,4-D केमिकल्स होती हैं जो वाटर में डाइल्यूट हो जाता है, और वाटर में वो डाइल्यूट होने के बाद आप उसको फील्ड में स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। वीडीसाइड्स जो होती हैं वो उसी टाइम करना है जब वीड्स में फ्लावरिंग या फिर सीड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उससे पहले हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब जो प्रोसेस है हमारा 6th, वो है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है कि अब आपका जो क्रॉप्स है वो अब उसके अंदर सीड्स आ गई हैं, फ्लावरिंग हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, अब उसकी कटाई करनी है, ठीक है, मैच्योर हो चुका है, ठीक है। जनरली जो है सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं वो 3 से 4 मंथ्स का टाइम लेती हैं मैच्योर होने में, ठीक है।
ये जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है ये सिकल या फिर हार्वेस्टर्स जो कि हार्वेस्टिंग मशीन्स होती हैं इनके थ्रू होता है, ठीक है। थ्रेशिंग क्या है ये देखते हैं। In this process, grain seeds need to be separated from the chaff. जो ग्रेन सीड्स होती है ना उनको हम भूसा से सेपरेट करते हैं, चाफ से सेपरेट करते हैं, ठीक है, मशीन्स के हेल्प के थ्रू। ये कहलाता है हमारा जो मशीन्स होता है जिसके हेल्प लेते हैं वो हमारा है कंबाइन, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रेन से हम चाफ को सेपरेट करते हैं। अब है हमारा विनोइंग। तो farmers with small upholdings of land do separation of grain with chaff by winnowing. जो जिन फार्मर्स के बहुत कम लैंड है, स्मॉल लैंड में उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो किया था, वो जो ग्रेन से चाफ को सेपरेट करते हैं वो विनोइंग का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस होता है, हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। उस टाइम पे हम जो है फेस्टिवल्स को मनाते हैं। कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? पोंगल हो गया, बैसाखी हो गई, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू। ये सब कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हमारा लास्ट स्टेप है वो है हमारा स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज का मतलब है कि आपको अब क्रॉप्स को स्टोर करके रखना है। लेकिन जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है ना वो क्या होती है कि बहुत ज्यादा उसमें नमी होती है। तो उसको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सुखा लेना है उसको, ठीक है, उसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि उससे जो है इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सब से बचा के रखना है। और लार्ज स्केल पे जो ये क्रॉप्स हुई हैं, हार्वेस्टिंग हुई है, तो इनको हमें लार्ज स्केल पे स्टोर भी करना है। तो कुछ हमारे स्टोरेज वो है सिलोज और ग्रैनरीज होती हैं, ठीक है, जिनको हमें लार्ज स्केल पे हम उनको जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। घर में जब आप स्टोर करते हो तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड ना हो इसके लिए आप ड्राइड नीम का भी यूज कर सकते हो। चल, अब एक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या होता है? जब एनिमल्स को हम रखते हैं, रेयर करते हैं होम में, और उसके रेयरिंग के लिए हम उसको प्रॉपर जो है फूड, शेल्टर और केयर प्रोवाइड करते हैं। और ये चीजें, ये जो प्रोसेस होती हैं वो काफी लार्ज स्केल पे जब हम करते हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द सेट ऑफ एक्टिविटीज विच रिप्लेनिश और एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। यानी कि एक्टिविटीज, आपको इनमें से एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज दी हुई हैं जिनमें से आपको बताना है कि ये वाले जो एक्टिविटीज हैं वो सॉइल को की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। तो देखते हैं। पहला है हमारा एडिंग मैन्योर, ठीक है। मैन्योर का तो मैंने आपको बताया था कि वो एनरिच करने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर तो ठीक है कि न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने के लिए यूज किया जाता है, बट क्या इरिगेशन इसके लिए यूज होता है? तो इरिगेशन इसके लिए यूज नहीं होता है। वो सॉइल को रेगुलरली वाटर सप्लाई करने का काम करता है जिससे कि सॉइल जो है हरा भरा हो। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब है हमारा सेकंड है एडिंग मैन्योर, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर, ये भी ठीक है। और क्रॉप रोटेशन, मैंने आपको बताया था ये 3 स्टेप्स होते हैं, मैन्योर, फर्टिलाइजर और क्रॉप रोटेशन, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बनी रहती है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया? सेकंड, ठीक है। अब कह रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ राबी क्रॉप्स ओनली। मतलब राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। तो कौन कौन से हैं राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल? राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं वीट, जो कि वीट सभी में, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर है राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? वीट, ग्राम, ग्राम इसमें है, ग्राम इसमें, ठीक है। वीट, ग्राम, मस्टर्ड्स, मस्टर्ड्स इसमें है, मस्टर्ड्स इसमें। सोया इसके एग्जाम्पल नहीं होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हम देखते हैं, वीट, ग्राम, मस्टर्ड्स, बट कॉटन राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल नहीं होते हैं। राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड्स और एक होता है लाइन सीड्स, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए थे। यानी इसका आंसर हो गया थर्ड वन, ओके। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं।
तो खारिफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? खारिफ क्रॉप्स के एग्जांपल होते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। ठीक है, तो देखते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन। ठीक है, ग्राम होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, पी नहीं होता है। आपको सारे एग्जांपल्स से कट करने हैं, ये वाले पार्ट्स लाइन सीड्स के नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा एग्जांपल हो गया? पैडी, मेज, सोयाबीन। ओके, सेकेंड वाला इसका आंसर है। Now, the third one is consider the following statements about adding organic manures to the soil. जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर सॉइल में देते हैं तो क्या क्या उससे होता है, ये कह रहे हैं। अब पहला स्टेटमेंट है दे मेक सॉलिड रिजिड सो दैट दे होल्ड द प्लांट्स फॉर्मली। ये जो है सॉइल को रिजिड कर देता है, क्या ये बात है? तो नहीं, ये सॉइल को रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं करता। They add an organic matter to the soil which is considered very rich in plants and nutrients. ये प्लांट्स को जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने का काम तो करते हैं, तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मेन्योर्स जो होते हैं वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव भी करते हैं। दे इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, उसको मॉइस्ट कर देता है, उसके अंदर क्या होता है वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। यानी कि इसके आंसर 2, 3 एंड 4 होते हैं होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज द वाटर लॉस मिनिमम? कौन सा ऐसा इरिगेशन का सिस्टम है? इरिगेशन का सिस्टम मैंने आपको समझाया, इरिगेशन का सिस्टम होता है जिसमें हम पानी जो है सप्लाई देते हैं। तो कौन सा सिस्टम है जिसमें लॉस जो है बहुत कम है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया सिस्टम होता है हमारा ड्रिप सिस्टम, यानी इसका आंसर हो गया ड्रिप सिस्टम। अब the most suitable method of irrigation for the areas having low rainfall and very strong wind is, जहाँ पे wind जो है बहुत ज्यादा है और रेनफॉल बहुत कम है। तो रेनफॉल जहाँ बारिश बहुत कम हो रही है और विंड ज्यादा है, बहुत तेज है, तो वहां पे ड्रिप सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो वाटर जो है वेस्ट नहीं होगा, दूसरी चीजें ड्रिप से जो है पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स तक जाती रहेंगी। Now next, a farmer finds that legume seeds which we had stored for sowing next season have been attacked by insects. ठीक है, यानी कि किसी सीड्स में इंसेक्ट्स लग गए। Which of the following method would you suggest him to separate healthy seeds and infected seeds? कह रहे कौन सा मेथड आप यूज करोगे जिसके थ्रू जो है हेल्दी सीड्स को और इन्फेक्टेड सीड्स को आप सेपरेट कर सकते हो? तो मैंने आपको बताया था कि पानी में सीड्स को डालने से आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप कर सकते हैं, जो फ्लोट करती हैं यानी वो इन्फेक्टेड है, और जो सिंक कर रही हैं वो जो है वो हमारी हेल्दी सीड्स हैं, यानी कि बाय पुटिंग इन वाटर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग वीडिंग? वीडिंग के बारे में कौन सी चीजें सही नहीं है? ठीक है, टिलिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो यानी कि क्या टिलिंग का जो प्रोसेस होता है, लूज करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो है वीड्स किल हो सकते हैं? तो ये बात तो सही है, बट हमें गलत ढूंढना है, यानी कि ये हमारे लिए काम का नहीं है। Weedicides are not harmful for crops and farmers. Weedicides क्या हम क्रॉप्स और फार्मर्स के लिए हार्मफुल नहीं है? तो वीडिसाइड्स तो बहुत ज्यादा क्रॉप्स के लिए जो है वो हार्मफुल है और फार्मर्स के लिए भी है, क्योंकि वो क्रॉप्स के साथ कंपीट कर लेते हैं, उनका सनलाइट, स्पेस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स ये सब ले लेते हैं, यानी कि ये आंसर हमारे काम का है। वीडिंग शुड बी डन बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। क्या वीडिंग जो है वो क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के टाइम पे होनी चाहिए? तो मैंने आपसे बताया था कि वीडिंग जो होती है वो हमें करनी चाहिए जब बीट्स में फ्लावर्स और सीड्स आ गए हों, उस टाइम पे हमें करनी चाहिए, यानी कि ये दो आंसर्स जो है हमारे काम का है। वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड कैन बी रिमूव बाय अपरूटिंग देम। क्या वीड्स जो होती हैं वो ग्राउंड से जो क्लोज होती हैं उसको अगर हमने रिमूव कर दिया तो वो सही है? तो हाँ, हमें तो ये करनी चाहिए, यानी कि इसके आंसर्स जो सही नहीं है वो है बी एंड सी। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक।
जो भी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं हमने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं एंड आई जस्ट होप कि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।